मैं वर्षा ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। इससे पहले हमने मौलिक अधिकारों के अर्थ, उनकी परिभाषा, उसकी भूमिका आदि के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ा। आज हम मौलिक अधिकारों के विकास क्रम की चर्चा करते हैं। सबसे पहले फ्रांस की राज्य जो क्रांति हुई थी 1789 में, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश देकर मानव अधिकारों की घोषणा को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया। उसके पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1791 में संविधान के प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संवैधानिक दर्जा दिया। 1945 में स्थापित यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के नाम से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र स्वीकार किया गया। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1935 में की गई। लेकिन इसकी जो चर्चा हम की बात करें मौलिक अधिकारों की, तो 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा होम रूल विधेयक तथा 1927 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में एक संकल्प के द्वारा इन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। इसके बाद 1931 के कराची अधिवेशन में कहा गया कि स्वाधीन भारत के किसी भी संविधान को मौलिक अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए, जिसे 1940 में कैबिनेट मिशन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 27 फरवरी 1947 को मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति की बैठक में इन मौलिक अधिकारों को स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। अब हम शुरुआत से 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, तो हम प्रत्येक अनुच्छेद का बिंदुवार अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि इसमें भारत की सरकार, संसद तथा राज्यों की सरकार तथा विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। इस प्रकार राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं: भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार संघीय सरकार पर ही प्रतिबंध नहीं लगाते, बल्कि राज्य सरकारों और समस्त स्थानीय यानी कि लोकल शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। इसलिए अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि यदि इस प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी इसमें आते हैं। इस प्रकार यह अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों पर ही बाध्यकारी नहीं है, बल्कि अन्य संस्थाओं जैसे स्थानीय स्वशासन की इकाइयों आदि पर भी लागू होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में अनुच्छेद 13(1) से अनुच्छेद 13(3) तक मौलिक अधिकारों, अनुच्छेद 13(1) से अनुच्छेद 13(3) मौलिक अधिकारों को अक्षुण्ण घोषित करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 13 के माध्यम से न्यायपालिका को वह शक्ति मिली हुई है जिसे हम न्याय पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं, और न्याय पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध यानी कि उचित अनुचित के आधार पर शून्य घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो अथवा उन्हें कम करती हो, और ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी वो उस मात्रा तक शून्य होगी जहाँ तक वह इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। विधि शब्द के अंतर्गत
कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, अधिसूचना, रूढ़ियाँ और प्रथाएं सम्मिलित हैं। इसमें हम दो शब्द आते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत और द्रोहित होने का सिद्धांत। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का क्या तात्पर्य है और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का क्या तात्पर्य है। तो अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनती या शून्य करती हो, और इस खंड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इसका अर्थ यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगी जो संविधान के भाग 3 का अतिक्रमण करता हो। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी कानून की संवैधानिक वैधता परीक्षण करते समय पृथक्करण के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का प्रयोग किया जाएगा, जिससे तात्पर्य है कि यदि किसी कानून का कोई भाग मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो संपूर्ण अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के बजाय कानून के उस भाग को ही असंवैधानिक घोषित किया जाएगा जो संविधान का अतिक्रमण करता है। शेष भाग उसी तरीके से मान्य होगा। अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि कोई ऐसा भाग जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो संपूर्ण भाग को संविधान का कोई ऐसा भाग जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है केवल उसे ही शून्य घोषित किया जाएगा, और अन्य भाग जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध या उस विरुद्ध नहीं है उसे अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा है द्रोहित होने का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसका तात्पर्य यह है कि मूल अधिकारों से कानूनों की अनुकूलता को जांचते समय द्रोहित होने के सिद्धांत को भी माना जाता है, जिसके अनुसार संविधान लागू होने से पूर्व बनाया गया कोई कानून यदि किसी मूल अधिकार के प्रतिकूल है तो यह निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन वह कानून पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, उस पर मूल अधिकारों की छाया आ जाती है। जिसका अर्थ यह है कि यदि संविधान में संशोधन करके मूल अधिकार द्वारा लगाए गए उस प्रतिबंध को हटा दिया जाए तो वह कानून जीवित और प्रभावी हो जाएगा। इस प्रकार अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं, न्यायपालिका को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करे और वैध या अवैध पाए जाने पर उन्हें वैध और अवैधता का परीक्षण करेगी न्यायपालिका, और अवैध पाए जाने की स्थिति में उन्हें शून्य घोषित कर सकेगी। धन्यवाद।